बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया खान। बागबानी के सिलसिले का आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मसले को बागबानी के ज़रिए हल कर सकते हैं और बागबानी के ज़रिए ही 10 अरब दरख्त लगाने की मुहिम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 10 अरब दरख्त लगाने की जो मुहिम शुरू की है, इसमें हम सबको दरख्त लगाना है। घर के बाहर भी शजरकारी करना है, लेकिन घर के अंदर बागबानी करके 10 अरब दरख्त लगाने की मुहिम में अपना किरदार अदा करना है। बागबानी करना अब सिर्फ शौक नहीं रहा है, एक ज़रूरत बन गया है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो पौधों के न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट पर है। जब तक पौधों के न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र के बारे में आपको मालूमात नहीं होगी, आपको बागबानी करने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को मिट्टी में लगाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिट्टी पौधे का घर है। इस मिट्टी में पौधों की नशोनुमा के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। आपने ये बात कभी नोट की होगी कि जब किसी ऐसे इलाके में पौधे लगाए जाएं जहां पहले कभी पौधे नहीं लगाए गए हों या कभी वहां बागबानी नहीं की गई हो, अगर उस ज़मीन में पौधे लगाए जाएं तो पौधे की नशोनुमा बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ता है, फलता फूलता है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद एकदम उसकी जो नशोनुमा की रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता यह है कि जिस मिट्टी में हमने पौधा लगाया था उसमें पौधों की तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद थे। अब वो तो सब पौधे ने इस्तेमाल कर लिए। ज़ाहिर है पौधे भी तो जानदार हैं, उन्हें भी तो ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और पौधे ये ग़िज़ा मिट्टी से हासिल करते हैं। अब पौधे को हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे और वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र हम खाद की सूरत में देते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पौधे की नशोनुमा के जो ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। पौधों को जिन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है उनको 3 ग्रुप में तकसीम करते हैं। पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले ग्रुप में आते हैं एनपीके। एनपीके का नाम आपने सुना होगा, एनपीके खादें, एनपीके फर्टिलाइज़र। तो ये एनपीके आखिर है क्या, आज आप ये भी जान लें। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये पौधों के बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ये किसी भी मिट्टी में कम होंगे या मौजूद नहीं होंगे तो पौधे की नशोनुमा हो ही नहीं सकती। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो पौधा ख़त्म हो जाएगा। नाइट्रोजन को देखते हैं। ये जो आपको पौधों का हरा रंग नज़र आता है, इतनी हरियाली नज़र आती है, वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधों का इतना हरा रंग नहीं होगा, इतने खूबसूरत हमें पत्ते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का अमल पौधों के पत्तों के ऊपर होता है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस पौधों की जड़ों पे काम करती है। अगर पौधे की जड़ें स्ट्रांग होंगी तो जाहिर है पूरा पौधा स्ट्रांग होगा, पूरा पौधा ताकतवर होगा। तीसरा जो जूज़ है वो है पोटेशियम। पोटेशियम पूरे पौधे की नशोनुमा पे काम करती है। आपने कभी नोट किया होगा कि ऐसा भी होता है, हम कभी कोई पौधा लगाते हैं और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी उसकी बढ़ने की रफ्तार वही होती है। उसके बाद जो पौधे लगाए जाते हैं तो वो तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वो पौधा जहाँ था वहीं है। उसकी वजह यही होती है कि मिट्टी के अंदर पोटेशियम की मिकदार कम है। अच्छा, दूसरा ग्रुप होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। पहले ग्रुप की हमने बात कर ली, दूसरा ग्रुप है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स।
इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम मिकदार में पौधे की ज़रूरत होती है। इसमें शामिल होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये पौधों को बहुत ज़रूरत होती है इनकी, लेकिन इनकी बहुत कम मिकदार पौधों को देना चाहिए। तीसरा जो ग्रुप है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन दोनों ग्रुप से बहुत कम मिकदार पौधों को दी जाती है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि जितने भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा पौधे के हैं उन सबको एक तवाज़ुन में लेकर आना, एक बैलेंस में लेकर आना, क्योंकि जब तक तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा या न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस में नहीं होंगे तो पौधे की नशोनुमा ठीक नहीं हो सकेगी। पौधे जिस मिट्टी में लगाए जाते हैं उन्हें भारू मिट्टी या भल मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में पौधों की नशोनुमा के काफ़ी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं। ये मिट्टी वैसे तो हम नर्सरी से ले सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी आती कहाँ से है? जब पहाड़ों से चट्टानें जब टूटती हैं तो उनकी जो मिट्टी होती है दरियाओं के साथ बहकर वो नीचे आती है और दरियाओं के किनारों पे आकर जमा हो जाती है। इस मिट्टी के अंदर पौधों के लिए बहुत से ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं। पौधों के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती है उसे बारू मिट्टी या भल मिट्टी कहा जाता है। इसमें पौधों की नशोनुमा के तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं। ये मिट्टी हर इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ रंगों की भी हो सकती है, कहीं गहरे रंग की होती है, कहीं हल्के रंग की होती है। ये मिट्टी आती कहाँ से है? जब पहाड़ों के ऊपर से चट्टानें टूटती हैं और वहाँ से दरिया बहकर आते हैं तो उन दरियाओं के साथ ये मिट्टी बहकर नीचे तक आती है और दरियाओं के किनारे पे आकर जमा हो जाती है। हमें ये मिट्टी किसी भी नर्सरी से मिल सकती है। मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। ये मिट्टी है, ये बारू मिट्टी है। ये एकदम ये बहुत ही, इसमें जब पौधे लगाए जाते हैं तो बहुत आसानी के साथ उनके सीड्स जब लगाए जाते हैं बहुत आसानी के साथ उसके सीड्स की भी जर्मिनेशन हो जाती है। और जब पौधे लगाए जाते हैं और उनकी अगर पनीरी तैयार की जाए तो वो पनीरी निकालने में भी बहुत आसानी होती है और पौधे अपनी जड़ें इस मिट्टी में बहुत आसानी के साथ फैला सकते हैं। तो ये मिट्टी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिट्टी पौधे का घर है, इसी तरह से खाद पौधे की ग़िज़ा है। खाद दो तरीके की होती है जो आमतौर से इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो केमिकल खाद है और एक ऑर्गेनिक। केमिकल खाद का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, क्योंकि केमिकल ना सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये हमारे पौधों के लिए भी नुकसानदेह है। केमिकल खादें एग्रीकल्चर शॉप पे आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि जितनी तेज़ी के साथ ये पौधे के ऊपर असर करती हैं, हमें लगता है कि जैसे पौधा बहुत तेज़ी के साथ नशोनुमा कर रहा है, खूब फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन उसी तेज़ी के साथ उनका नुकसान भी शुरू हो जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो पौधे की बहुत देखभाल की, उसे खाद भी दे रहे हैं, उसे वक्त पे पानी भी दे रहे हैं, धूप भी आ रही है, लेकिन पता नहीं मेरे पौधे को क्या हो गया। उसमें यही होता है कि हम केमिकल खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जो खाद है वो है ऑर्गेनिक खाद। पौधे के लिए जो ऑर्गेनिक खाद आमतौर से इस्तेमाल की जाती है वो काऊ डंग या गोबर खाद है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि गाय भैंसों का गोबर बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने इसे एक बेकार और फजूल चीज़ समझ लिया है और उसको ज़ाया कर देते हैं। इस गोबर को दरियाओं में बहा दिया जाता है। इस तरह से वो माहौल के लिए भी बहुत बुरा साबित होता है, माहौल को आलूदा करता है। इसमें से जो गैसेस निकलती हैं उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत हो रही है। उसमें एक वजह ये गोबर को भी इस तरह ज़ाया करना है। अगर इस गोबर को तवानाई के मुतबादिल ज़राए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बायोगैस का नाम आपने सुना होगा, वो गोबर से ही तैयार की जाती है। अगर उन इलाकों में जहाँ मवेशी बहुत ज़्यादा है लेकिन सुई गैस की कमी है, तो वहाँ पर अगर बायोगैस के प्लांट लगा दिए जाएं तो उस इलाके के लोगों को ना सिर्फ
ईंधन में मैसर आ जाएगा, बल्कि ईंधन के तौर पर जो वो दरख्तों की लकड़ियां काटते हैं वो दरख्त भी कटने से बच जाएंगे। आखिर हमें अपने दरख्तों की भी तो हिफाजत करना है। गोबर को हम खाद के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कभी भी फ्रेश गोबर पौधों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर फ्रेश गोबर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो पौधों को जला भी देता है, कीड़े भी पैदा होते हैं, ख़ास तौर से दीमक पैदा हो जाती है। इसलिए गोबर को डिकम्पोस्ट करना ज़रूरी है। डिकम्पोस्ट करना कोई भी मुश्किल नहीं है। फ्रेश गोबर को सुखा लिया जाए, जिस तरह से देहातों में उपले बनाए जाते हैं इस तरह गोबर को सुखा लिया जाए, और सूखने के बाद उस गोबर के टुकड़े करके ज़मीन पर बिछाकर उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, फिर उसे मिक्स करें। हर 2 से 3-4 दिन के बाद इस तरह ये करते रहें, उस पर पानी का छिड़काव करें, फिर उसे मिक्स करते रहें। तकरीबन 2.5-3 माह में ये डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत बेहतरीन किस्म की गोबर खाद हमें मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोबर खाद है, ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी गोबर की बू नहीं है, बल्कि मिट्टी की एक खुशबू है। तो इस तरह से इसे डिकम्पोज करना कोई मुश्किल नहीं है। अब दूसरी जो खाद होती है वो हम, शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे घर में जो रोज़ाना कचरा निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा मिक़दार हमारे किचन के कचरे की होती है, जिसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, तमाम ये ऑर्गेनिक या कुदरती चीज़ें होती हैं। अगर इन्हें हम कचरे में फेंकने के बजाय अपने घर में ही खुद ही पौधों के लिए खाद तैयार करें तो ये खाद बहुत ही आला किस्म की खाद होगी और मार्केट में मिलने वाली खाद के मुकाबले में बेहतरीन होगी। हमें अपने मुल्क को कचरे से भी बचाना है। आजकल देखिए हर जगह जगह कचरा कुंडियाँ नज़र आ रही हैं, कचरा ख़राब हो रहा है, बू पैदा हो रही है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, इससे भी माहौल आलूदा होता है। अपने कचरे को कम से कम करें, जिस तरह भी हो सकता है उसे रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर के कचरे को, किचन के कचरे को इस्तेमाल करके अपने पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी आपके घर में छिलके निकल रहे हैं, जिसमें गार्डन के पत्ते भी ले लें, फ्रूट के छिलके हैं, अंडे के छिलके, कुछ ड्राई भी हो सकते हैं। किचन के कचरे से कंपोस्ट या खाद तैयार करना बहुत आसान है। अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं, आपके पास कच्ची ज़मीन है, तो वहाँ पर आप गड्ढा खोद लें और रोज़ाना का कचरा उसमें डालते रहें। उसके ऊपर मिट्टी से उसे कवर कर दें। 2 से 2.5 महीने बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है, आप किसी फ्लैट में भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी खाद तैयार कर सकते हैं। इस खाद को आप किसी भी कोई प्लास्टिक की बाल्टी ले लें, मिट्टी का गमला ले लें, या अगर वो भी आपके पास नहीं है तो जिसमें दाल चावल वालों के पास जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उसमें भी आप ये खाद बना सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप खाद बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसके चारों तरफ आप उसमें होल कर दें, क्योंकि जब खाद तैयार होगी उस वक्त हवा की आमदोरफ्त उसके अंदर आसानी के साथ हो सके। लेकिन अगर आप मिट्टी के गमले में खाद बनाएंगे, मिट्टी के गमले के अंदर बहुत आसानी के साथ खाद बन जाएगी और बहुत अच्छी खाद बनेगी। या आप अगर फ्लैट में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी आप बना सकते हैं। गमला आप ले लें। गमला अगर काफ़ी बड़ा लेंगे तो ज़ाहिर है उसमें खाद की मकदार भी ज़्यादा होगी। ये मैं आपको छोटा गमला दिखा रही हूँ। गमले के अंदर जो होल होता है, ये गमले के अंदर जो होल होता है उसके अंदर आपको ठिकरी रखना है, ताकि जो आप चीज़ें डालेंगे इसमें वो नीचे ना निकलें। अब इसमें पहले थोड़ी सी हम मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी इसलिए डालेंगे कि जब हम छिलके पत्ते डालेंगे तो उसमें से जो छिलके पत्तों का पानी निकलता है कंपोस्ट होते वक्त, तो वो नीचे से बह ना जाए। थोड़ी सी मिट्टी डाली, जितना बड़ा आपका गमला है आप उसके हिसाब से काम कीजिएगा। अब आपका जो भी रोज़ाना किचन वेस्ट निकल रहा है उसे
अब इसके अंदर डालते रहें, जैसे फ्रूट के छिलके, ये केले के छिलके हैं, ये कुछ गार्डन के पौधों की पत्तियां हैं, सब्जियों के छिलके, इस तरह से डाल के, और कुछ जैसे ड्राई कचरा होता है, ये अंडे के छिलके, इसको हम तोड़ के डाल देंगे। अंडे में बहुत कैल्शियम होता है, तो इसके छिलके के अंदर बहुत कैल्शियम होता है। ये है, ये कुछ सूखे हुए पत्ते हैं, ये डाल दिए, प्याज के छिलके, इस तरह जो भी आपके घर में रोज़ाना किचन वेस्ट निकल रहा है वो इसमें रोज़ाना डालते रहें। और डालने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा मट्टी से आप इसको कवर कर दें। मट्टी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जब हम ये कच्चा गीला कच्चा जब डालते हैं तो उसके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े ना आए, मक्खियाँ आने लगेंगी, मच्छर आने लगेंगे। जब मट्टी डालेंगे तो फिर इस तरह ये कीड़े नहीं आएंगे। ये डाल दिया, अब फिर दूसरे दिन आपका फिर कचरा हुआ, आप दूसरे दिन फिर डाल दें। इस तरह से आपकी एक लेयर बनती रहेगी। ये रोज़ाना आप डाल दें इस तरह। इसमें जो भी छिलके पत्ते जो भी निकल रहे हैं आपके घर में, किसी भी सब्जी के, किसी भी फल के, बस वो डालते रहें। और इसके बाद इसमें मट्टी डाल दें। अच्छी तरह से इसे मट्टी से कवर कर देंगे। ये जब कंपोस्ट बनती जाएगी तो ये नीचे दबता जाएगा, आपकी और भी जगह इसमें खाली होती जाएगी। अगर गमला आपका भर गया है कचरे से तो आप देखिएगा कि 2-4 दिन के बाद ये खाली हो जाएगा। फिर इसमें और डाल दें जब तक ये खूब भर ना जाए। इस तरह तमाम मट्टी से इसको कवर कर दें। अब आपके घर में ना ही मच्छर आएंगे इसकी वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि हमने घर में कंपोस्ट बनाना शुरू की तो मच्छर आ गए, कीड़े आ गए, तो वो मट्टी नहीं डालते हैं उसके ऊपर। अगर आप मट्टी डाल देंगे तो इस तरह नहीं होगा। कभी ऐसा भी होता है कि जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें कंपोस्ट के अंदर कीड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से मट्टी डालेंगे तो कभी कंपोस्ट के अंदर कीड़े भी नहीं होंगे। मट्टी डालेंगे और हर 3-4 दिन के बाद इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें, पूरा ऊपर नीचे उलट पलट कर दें। फिर उसमें और जगह हो तो और डाल दें। अच्छा, मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। इस तरह उलट पलट कर दें और उसमें जगह हो तो उसमें और डाल दें। फिर इसे रख देंगे, ढक के नहीं रखें, इसे ऐसे ही रख दें। हल्का सा चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे रख दें। 2-2.5 महीने में इसमें बेहतरीन किस्म की पौधों के लिए खाद तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। इस तरह आपने अपना गमला तैयार कर लिया। सबसे ऊपर जो लेयर लगाएं आप 4 से 6 इंच मट्टी की लगाएं और फिर उसमें आपको करना ये है कि कोई सीड्स लगा रहे हैं या कोई पौधा लगाना है तो उस गमले के ऊपर लगा दें। इससे पता है क्या होगा, जो सीड्स है उसकी भी जर्मिनेशन हो जाएगी, आपके नीचे खाद भी बनती रहेगी। अगर आपने पौधा लगाया है तो उस पौधे की भी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी और नीचे खाद भी बनती रहेगी। लेकिन जब आपको पौधा लगाना है तो ऊपर 4 से 6 इंच मट्टी की तह ज़रूर हो, ताकि जब तक उस पौधे की जड़ें नीचे तक पहुँचे तो नीचे वाला जो हमने ये सब्जी किचन वेस्ट डाला था जब तक वो खाद में तब्दील हो चुका हो। क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहेगा तो जाहिर है फिर पौधे की फिर ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। जो लोग कहते हैं कि हम इतने दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते खाद बनाने में, 2.5 से 3 महीने में, कभी 4 महीने भी खाद बनती है, तो आप एक बड़े गमले में इस तरह खाद बनाएं और उसमें ऊपर अपने पौधे लगा दें। नीचे आपकी खाद तैयार होती रहेगी, उसे मज़ीद खाद की भी ज़रूरत नहीं होगी और ऊपर आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। इस तरीके से जो आप खाद बनाएंगे वो कंपोस्ट कहलाती है। मैं आपको ये दिखाऊं, जब ये तैयार हो जाएगी तो इसे फिर छान लेंगे। छानने के बाद ये इस तरह हो जाएगी। ये देखिए, आपको कहीं लग रहा है कि इसमें कहीं छिलके पत्ते कुछ मौजूद हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर पौधों के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, क्योंकि जो हम फ्रूट खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, उसमें भी कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो जाहिर है उसके जो छिलके होते हैं वो भी कितने फ़ायदेमंद हैं।
उन्हें फेंकने के बजाय अपने पौधों की खाद तैयार करें। अब ये खाद हम 2 तरीकों से पौधों को दे सकते हैं। एक तो आपने ये कंपोस्ट ड्राई हालत में बना ली, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। अब पौधों को कुछ चाय शाय भी तो पिलाना है ना, ज़ाहिर पौधे भी तो जानदार हैं, उन्हें भी तो सिर्फ एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते खाते वो भी तो तंग आ जाएंगे कि एक ही किस्म की उन्हें कंपोस्ट दे दी, खाद दे दी। अब उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ मशरूबात भी पिलाएं, कभी चाय भी पिला दें। तो इनके जो मशरूबात हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं वो भी बहुत आसानी के साथ आपके घर में तैयार हो सकते हैं, और इसी किचन के कचरे से मैं आपको बताऊंगी। ये फर्टिलाइज़र ये आप देख रहे हैं, ये बनाना बहुत आसान है। करना सिर्फ ये है कि एक छोटे मुंह की बोतल ले लें, जैसे मैंने ये ली। आपको जो साइज़ लेना हो आप उसके हिसाब से बोतल ले सकते हैं, जितना आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। उसमें आप 1/3 थोड़ा सा आप खाली रखेंगे और पानी से ऐसे भर लेंगे। पानी डालने के बाद आपको जिस फ्रूट के छिलके की फर्टिलाइज़र बनाना है उसके छोटे छोटे से पीस करके उसमें डाल देंगे। जैसे मैंने ये केले का फर्टिलाइज़र बनाया है। केले का आपको पता है कि केले के अंदर कितने विटामिन होते हैं, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि पौधों के लिए बेसिक ग़िज़ाई अज्जा हैं। तो पोटेशियम की अगर कमी है तो आप ये केले के छिलके इस्तेमाल करें। कैल्शियम की कमी है, केले के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसके अलावा आलू के छिलके, चाय की पत्ती या कॉफ़ी जो बच जाती है, आप उसका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये जो बनाया है ये चाय की पत्ती और कॉफ़ी का है। ये जो आपके हरे पत्ते होते हैं, हरी सब्जियों का या गार्डन की जो पत्तियां होती हैं उनका भी आप बना सकते हैं। पालक का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, नीम के पत्तों का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बनाते किस तरह है? बहुत आसान है बनाना। आप कोई भी आप घर में फालतू पड़ी हुई खाली बोतल ले लें, जितना आपको फर्टिलाइज़र बनाना है उसके हिसाब से आप बोतल उतनी ही बड़ी आप बोतल ले लें। ये मैंने छोटी बोतल में बनाया है। अगर आपको किसी एक फ्रूट के छिलके का बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको मिक्स फ्रूट के छिलके या सब्जी के छिलकों का बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। बस करना सिर्फ ये होगा कि बोतल के अंदर आपको पानी भरना है, लेकिन पूरा फुल नहीं करना, इसको थोड़ा सा खाली रखना है। पानी भरने के बाद जो भी आपके पास छिलके हैं जिनका फर्टिलाइज़र आपको बनाना है उनके छोटे छोटे पीस करके बोतल में डाल दें। बोतल में डाल दें, इसका ढक्कन टाइट कर दें, इसमें हवा नहीं जाना चाहिए, और इनको किसी ऐसी जगह रख दें बोतलों को जहां पर आपकी नज़र इस पर रोज़ाना पड़ती रहे, क्योंकि इसमें जब फर्टिलाइज़र बनने का अमल होगा तो इसमें गैसेस भी बनेंगी। ये हमने जो खाली छोड़ा था इसीलिए छोड़ा था ताकि इसमें जो गैसेस हों उसके भी निकलने का रास्ता रहे, वरना अगर हम पूरी बोतल भर देंगे तो उस गैस की वजह से ये बोतल भी फट सकती है। रोज़ाना आपको करना यह है कि इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, बहुत आहिस्ता, एकदम से नहीं करना, वरना फिर वही होगा जो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं और फिर एकदम से क्या होता है। इसे बहुत आहिस्ता से करके इसमें जो भी एयर बन गई है इसको निकाल दें, फिर इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा हिला लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे रख दें। इस तरह से आपने जो भी फर्टिलाइज़र बनाया है इसे तैयार कर लें। ये फर्टिलाइज़र बनने के बाद आप देखेंगे कुछ दिन के बाद जो भी आपने छिलके डाले थे छोटे छोटे पीस करके वो टूटना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल पीस के डाले गए हैं। आप चाहें तो फिर इसे छान के निकाल सकते हैं या ऐसे भी इसे डाल सकते हैं। जो मैंने आपको बेसिक ग़िज़ाई अज्जा बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। केले में मैंने आपको बताया कि पोटेशियम होती है। पोटेशियम की अगर पौधे को ज़रूरत है तो आप केले का फर्टिलाइज़र बना कर दें। नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो ये मैंने पत्तों का जो बनाया था फर्टिलाइज़र, पत्तों में ज़ाहिर है नाइट्रोजन पत्तों के ऊपर असर करती है, पत्तों में नाइट्रोजन होता है, पत्तों को फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों को दे सकते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती है, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, इसमें सब में फास्फोरस
और कैल्शियम वगैरह होता है। अंडे के छिलकों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, उनको भी आप पीसकर उसका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अगर अंडों के छिलकों को तो आप पीसकर और उससे पानी में मिक्स करके एक दिन में भी आप पौधों को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका आप बहुत दिन तक फर्टिलाइज़र बना कर रखें। अभी जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है इसे कितने दिन में तैयार हो जाएगा? अगर आपको जल्दी डालना है तो ये 3 दिन में भी तैयार हो जाएगा, 1 दिन में भी तैयार हो जाएगा और ये 3 महीने में भी तैयार हो जाएगा। किस तरह? अगर आपको दूसरे दिन ही डालना है, 1 दिन में फर्टिलाइज़र तैयार, तो आप इसको जैसा आपने बनाया है इसी मिकदार में आप पौधों को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 हफ्ते के बाद बनाया है तो इस फर्टिलाइज़र का 1 कप लेंगे और 1 लीटर पानी उसमें मिक्स करके ये तमाम पौधों को देंगे। लेकिन अगर आपने 2.5-3 महीने तक ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र और 5 लीटर पानी के अंदर ये फर्टिलाइज़र मिलाकर पौधों को दे सकते हैं। आप देखिएगा जब ये फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट कंपोस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट किसी भी किस्म की, तो आपके पौधों को बीमारियां भी बहुत कम होंगी, किसी भी किस्म के कीड़े लगने का भी कोई मसला नहीं होगा। नीम के पत्तों का अगर आप फर्टिलाइज़र बना कर रखेंगे तो एक पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी वो काम आएगा। आपको पता है कि नीम के पत्ते एंटीसेप्टिक होते हैं, उसको आप पौधों की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के ऊपर कीड़ों के लिए भी नीम के पत्तों का स्प्रे कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जब पौधे को कोई बीमारी है या उसमें कोई मसला पैदा हुआ है जब भी ये इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आप ये फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम के पत्तों का फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने घर में बना कर रखें। आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की या किसी भी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमने आपको कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र बनाना बता दिया है। अगले प्रोग्राम में हम आपको ज़रूरत बागबानी और शौक़ बागबानी के हवाले से मज़ीद कुछ मालूमात देंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।